नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हाल के दिनों में एक दूसरे पर हमलावर रहने वाले प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार फिर से साथ आ सकते हैं। दरअसल प्रशांत किशोर ने मंगलवार की शाम नीतीश कुमार से मुलाकात की। इसके बाद कयास लगने शुरू हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई। बता दें, नीतीश कुमार आजकल विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। वो नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। जदयू की ओर से नीतीश कुमार को 2024 में पीएम कैंडिडेट के तौर पर पेश करने की कोशिश के संकेत मिले हैं। इस बीच प्रशांत किशोर और नीतीश की मुलाकात को 2024 से जोड़कर भी देखा जाने लगा है। गोवा में कांग्रेस के 8 विधायक बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इन सभी विधायकों ने बीजेपी में शामिल होने से पहले विधानसभा अध्यक्ष रमेश तवाडकर और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से मुलाकात की। बीजेपी में शामिल होने वाले विधायकों में पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, नेता प्रतिपक्ष माइकल लोबो, दलीला लोबो, राजेश फलदेसाई, केदार नाइक, संकल्प अमोनकर, एलेक्सो सिकेरा और रोडोल्फ फर्नांडिस शामिल हैं। गोवा में कांग्रेस के पास 11 विधायक थे और क्योंकि 8 विधायक बीजेपी के साथ चले गए हैं और इनकी संख्या 2/3 से ज़्यादा है, इसलिए इन पर दल बदल वाला कानून लागू नहीं होता है। 40 सीटों वाले गोवा में इस बार बीजेपी को 20 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को 11 सीटों पर, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी को 2 सीटों पर, आम आदमी पार्टी को 2 सीटों पर, गोवा फॉरवर्ड पार्टी और रिवॉल्यूशनरी गोवा पार्टी को 1-1 सीट पर और 3 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली थी। गोवा में कांग्रेस विधायकों को बीजेपी में शामिल कराने का नेतृत्व करने वाले दिगंबर कामत ने कहा कि उन्होंने और बाकी विधायकों ने भाजपा में शामिल होने से पहले भगवान से अनुमति ली थी और भगवान सहमत हुए। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वो भगवान में विश्वास करते हैं और ये सच है कि चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ने की शपथ ली। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि मैं फिर से मंदिर गया और भगवान से पूछा क्या करना है। भगवान ने मुझसे कहा कि जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा हो वही करो। बता दें, इन विधायकों ने राहुल गांधी की उपस्थिति में मंदिर, मस्जिद, चर्च में भगवान के सामने वफादारी की शपथ ली थी, जिससे ये भरोसा दिलाया जा सके कि वो चुनाव के बाद पार्टी नहीं बदलेंगे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बुधवार को तिरुवनंतपुरम के नवाईकुलम से शुरू हुई और शाम को पल्लीमुक्कू जंक्शन के कोल्लम पहुंचेगी। सुबह राहुल गांधी ने केरल के शिवगिरी मठ में समाज सुधारक नारायण गुरु को श्रद्धांजलि दी। मंगलवार को यह यात्रा तिरुवनंतपुरम के कन्यापुरम से शुरू होकर कल्लमबलम पर खत्म हुई थी और इससे पहले ये तिरुवनंतपुरम में ही वेल्लयानी जंक्शन से शुरू होकर कजाहकुट्टम पहुंची थी। कांग्रेस ने कहा है कि यात्रा में शामिल लोगों और केरल के लोगों का उत्साह अद्भुत है। कांग्रेस ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को जन जन का साथ मिल रहा है और सब मिलकर देश के हालात बदलेंगे। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ रोजाना एक नया शगुफा छेड़ा जा रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए बच्चे बहुत भारी संख्या में आ रहे हैं। तमाम बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं। अब ये भी मुद्दा बन गया है। पीटीआई की खबर के मुताबिक राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने केंद्रीय चुनाव आयोग से राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ शिकायत की है और जांच शुरू करने को कहा है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में बच्चों को राजनीतिक औजार के रूप में दुरुपयोग किया है। खबर के मुताबिक शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस राजनीतिक इरादों से बच्चों को निशाना बना रही है और उन्हें राजनीतिक गतिविधियों में शामिल कर रही है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन को लेकर पार्टी और योगी सरकार की पुलिस के बीच सीधी झड़प शुरू हो गई है। पार्टी के कई विधायकों और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर हर विधायक के घर और पार्टी के राष्ट्रीय दफ्तर के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई है। वजह यह है कि योगी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सपा ने 14 सितंबर बुधवार यानी आज विधानसभा भवन के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया था। ये प्रदर्शन 18 सितंबर तक चलना है। लोकतांत्रिक ढंग से किए जाने वाले प्रदर्शन को इस तरह रोका जाना काबिल गौर मसला बन गया है। सपा के वरिष्ठ नेता और विधायक रविदास मेहरोत्रा ने बताया कि उनके घर सुबह 5 बजे पुलिस आ गई। उन्हें घर में नज़रबंद कर दिया गया है। कुछ मीडिया कर्मी उनसे मिलने आए तो पुलिस ने उन्हें भी भगा दिया। मेहरोत्रा का कहना है कि सभी सपा विधायकों के घर पुलिस तैनात कर दी गई है और विधायकों के बाहर निकलने पर पाबंदी है। कुछ विधायक जो प्रदर्शन स्थल तक पहुंच गए थे उन्हें लौटा दिया गया है। सपा दफ्तर पुलिस छावनी में बदल गया है। विधायक राकेश प्रताप सिंह और पार्टी के तमाम पदाधिकारी दफ्तर में नज़रबंद कर दिए गए हैं। उन्हें बाहर निकलने से रोक दिया गया। पार्टी दफ्तर के अंदर ना तो कोई जा सकता है और ना ही कोई अंदर आ सकता है। कुछ विधायक और कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए बाहर निकले तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। यूपी के दूसरे जिलों में भी सपा का प्रदर्शन शुरू हो गया है। हालांकि बंगाल में हिंसक प्रदर्शन तक करने वाली बीजेपी यूपी में प्रदर्शन को जिस तरीके से दबा रही है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।
बंगाल में बीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान जमकर तोड़फोड़ और हिंसा हुई। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस को डंडों से बेरहमी से पीटते हुए देखा जा सकता है। कई स्थानों पर सार्वजनिक संपत्ति को तोड़े जाने की वीडियो भी वायरल हैं। इसको लेकर टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर कहा है, क्या होगा अगर बंगाल भी अजय बिष्ट के मॉडल की तरह उन बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों पर बुलडोजर भेज दे जिन्होंने कल पब्लिक प्रॉपर्टी को नष्ट किया था। क्या बीजेपी अपनी नीति पर कायम रहेगी? पुलिस पर बीजेपी के झंडे लिए हुए लोगों के द्वारा हमले का वीडियो जारी करते हुए कांग्रेस ने कहा है, झंडे से पहचानिए। इसके अलावा बंगाल बीजेपी ने भी अपने चोटिल कार्यकर्ताओं का फोटो ट्वीट किया और कहा कि वो अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ हैं। बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने के लिए बीजेपी उसके विधायकों से लगातार संपर्क कर रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए बीजेपी करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। केजरीवाल के अलावा पंजाब सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा, उच्च शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह मीत हायर, शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा, दिल्ली के विधायक सौरभ भारद्वाज, आतिशी मारलेना ने भी ऑपरेशन लोटस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर हमला बोला। पंजाब में भगवंत मान सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन विधायकों के नामों को सामने रखा जिनसे बीजेपी ने संपर्क करने की कोशिश की। हरपाल सिंह चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जिन विधायकों से बीजेपी नेताओं ने संपर्क किया है उनके नाम दिनेश चड्ढा, रमन अरोड़ा, बुद्धराम, कुलवंत पंडोरी, नरेंद्र कौर भरज, रजनीश दहिया, रुपेंद्र सिंह हैप्पी, शीतल अंगुरल, मंजीत सिंह बिलासपुर, लाभ सिंह उगोके और बलजिंदर कौर हैं। उन्होंने कहा कि वो डीजीपी के पास शिकायत दर्ज कराएंगे और उन्हें फ़ोन कॉल के सबूत दिखाएंगे। बता दें, हरपाल सिंह चीमा ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि बीजेपी के लोग आम आदमी पार्टी के विधायकों से संपर्क कर उन्हें 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दे रहे हैं। बिहार के बेगूसराय में बाइक सवार बदमाशों ने एक के बाद एक 9 लोगों को गोली मारी। इसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 8 अन्य लोग घायल हैं। आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 3 टीमें बनाई गई हैं। बदमाशों ने इन घटना को मंगलवार शाम को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि भीड़भाड़ वाले इलाके में बदमाशों ने लोगों पर गोलियां चलाई हैं। अहम बात यह है, इस पूरी वारदात को बदमाशों ने हाईवे पर अंजाम दिया। घटना के विरोध में बेगूसराय बीजेपी की ओर से बुधवार को बेगूसराय बंद का आह्वान किया गया। बदमाश बछवाड़ा थाना क्षेत्र से होते हुए तेघड़ा, फुलवरिया और चकिया थाना क्षेत्र तक लोगों पर गोलियां चलाते रहे, लेकिन पुलिस को पता ही नहीं लगा। बदमाशों ने इस दौरान लगभग 30 किलोमीटर की दूरी तय की। पुलिस ने बताया, जिन लोगों को गोलियां लगी हैं उन सभी के बारे में जानकारी हासिल की गई है और सभी लोगों का इलाज कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फुलवरिया थाना क्षेत्र के चंदन की इस फायरिंग में मौत हो गई। बिहार के बेगूसराय में बाइक सवार बदमाशों की गोलीबारी के बाद इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के डीजीपी को तलब किया और उनसे पूरी जानकारी मांगी है। लापरवाही बरतने के आरोप में 7 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। घटना के विरोध में बेगूसराय बीजेपी की ओर से बुधवार को बेगूसराय बंद का आह्वान किया गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फायरिंग में मारे गए चंदन की अर्थी को कंधा दिया और घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। इस गोलीबारी की खबरों में आते ही पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। विपक्ष जहां इस घटने को सूबे में जंगल राज की वापसी कह रहा है, वहीं सत्तापक्ष के प्रवक्ता इसे लीग से हटकर एक आपराधिक घटना कह रहे हैं। कल शाम हुई गोलीबारी के खिलाफ बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह धरने पर बैठ गए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वाराणसी के आदेश ने हिंदू चरमपंथियों का रास्ता आसान कर दिया है। बोर्ड ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर हिंदू महिलाओं के लिए पूजा के अधिकार की मांग करने वाले मुकदमे पर सुनवाई से कट्टरपंथी संगठन दिक्कतें बढ़ाएंगे। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा, यह देश में उग्रवाद को मजबूत करेगा और हिंसा और संघर्ष का कारण बनेगा। अदालत के आदेश को निराशाजनक और दुखद बताते हुए बोर्ड ने सरकार से पूजा स्थल अधिनियम 1991 को सही भावना से लागू करने का आग्रह किया ताकि ऐसी स्थिति को रोका जा सके, ताकि अल्पसंख्यकों का न्यायिक प्रणाली में विश्वास बना रहे। सरकारी और प्राइवेट बैंकों ने सूचना के अधिकार यानी आरटीआई के दायरे से बाहर रहने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इनके तर्कों का समर्थन कर रहा है। HDFC, SBI, PNB सहित कई बैंकों ने 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में आरटीआई अधिनियम के तहत अपने अत्यधिक गोपनीय और संवेदनशील जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट के किसी भी खुलासे का विरोध करते हुए कहा है, ये उनके ग्राहकों, शेयरधारकों और कर्मचारियों की प्राइवेसी के अधिकार पर हमला होगा।
बताते हैं सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2021 में अपने 2015 के फैसले को फिर से दोहराते हुए आरबीआई के लिए आरटीआई अधिनियम के तहत निजी और सार्वजनिक बैंकों से संबंधित वित्तीय जानकारी का खुलासा करना आवश्यक बना दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2021 में केंद्र सरकार और 10 बैंकों की एक संयुक्त याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें जयंतीलाल एन मिस्त्री के फैसले को वापस लेने की मांग की गई थी, जिसमें आरबीआई को बैंकों की निरीक्षण रिपोर्ट के साथ साथ विलफुल डिफॉल्टर्स के विवरण का खुलासा करना अनिवार्य था। छात्रों के तमाम आंदोलनों और विरोध के बावजूद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 400% की भारी भरकम फीस बढ़ोतरी करने का दावा किया गया है। इसके खिलाफ छात्र आंदोलन पर उतर आए हैं। छात्र एक सप्ताह से अधिक समय से बढ़ोतरी का विरोध कर रहे हैं। वहीं विश्वविद्यालय का कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार लाए जा रहे बदलावों को देखते हुए फीस वृद्धि समय की जरूरत है। इस मामले में विपक्ष ने भी बीजेपी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस प्रदर्शन को बीजेपी सरकार से नाउम्मीदगी का प्रतीक बताया, तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इसको बीजेपी सरकार का युवा विरोधी कदम बताया और फीस वृद्धि के फैसले को वापस लेने की मांग की। छात्रों की आवाज उठाने के क्रम में बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी। वरुण गांधी ने ट्वीट कर कहा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फीस में सीधा 400% वृद्धि का फैसला दुखद है। आईआईटी, आईआईएम समेत केंद्रीय विश्वविद्यालयों में फीस बढ़ोतरी का यह रुझान अनवरत जारी है। ये वो संस्थान हैं जहां गांव कस्बों से निकला गरीब से गरीब छात्र भी कुछ कर दिखाने का सपना देखता है। उन सपनों पर प्रहार क्यों? अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।